घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 6। मेरी आंखों के इशारे समझ रही थी। उसने कहा, कामरान भाई क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, दुआ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा, जी बोलें। लेकिन अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं दुआ को दिल की बात बोलूं और वो अपनी अम्मी और अब्बू को न बता दे। मैंने दिल पे हाथ रख के दुआ को कहा, दुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने कहा, कामरान भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे भाई के दोस्त हैं, आप भला ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने कहा, दुआ मैंने जब से तुम्हें देखा है, यकीन करो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मैं दुआ को फंसाने के लिए ये चाल चल रहा था और दुआ पे मेरी इन बातों का असर भी हो रहा था। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मेरे अम्मी और अब्बू से बात करें, मेरा हाथ मांगें। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ, वरना ये गलत है। मैंने कहा, हाँ हाँ दुआ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू से बात करूँगा। बल्कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूँगा और हम शादी ही करेंगे, तुम डरो मत। और फिर मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, कामरान ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शादी के बाद? मैंने कहा, शादी वैसे भी तो तुमसे ही करनी है, जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं? उसने कहा, ये ठीक नहीं है और आज ही तुमने मुझे बताया है, अभी से तुम इस काम में शुरू हो गए हो। मैं अभी सोचूंगी इस बारे में। मैंने कहा, सोचना क्या है? फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उसके होंठों का जाम पीना शुरू किया। फिर उसके गुब्बारों पे हाथ लगाया। उसके गुब्बारे इतने बड़े थे, ये तो मैंने जब हाथ लगाया तो मुझे पता चला, वरना ऐसे तो बहुत छोटे लगते थे। मैंने कहा, दुआ मुझे तुम्हारे ये गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको दिखाओ ना एक दफ़ा, मैं इन पे हाथ लगाना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं कामरान, आज के लिए इतना बहुत है। फिर दुआ ने एकदम मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर कहा, कामरान क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा, हाँ दुआ, बना के लाओ। फिर वो किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। चाय की पतीली उसने चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी। फिर उसने फ्रिज से दूध का गिलास उठाया और फिर वो चाय में डाल रही थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गिरने की एक्टिंग की और वो सारा दूध दुआ पे गिरा दिया। दुआ पे जैसे ही दूध गिरा तो उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। उसके गुब्बारे मज़ीद वाज़े हो रहे थे, जो मेरा दिमाग और भी ख़राब कर रहे थे। फिर मैंने उनको साफ़ करने के बहाने हाथ लगाना शुरू कर दिया। दुआ ने कहा, छोड़ो कामरान, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और धो के आती हूँ। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो तो बहुत ही कमाल का था। फिर मैं भी बाथरूम के अंदर घुस गया और फिर मैंने पकड़ के उसके होंठों का जाम पिया और फिर थोड़ी देर तक हम यही कुछ करते रहे। उसने कहा, बस कामरान, इससे आगे नहीं, अब मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा दुआ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। बस वो मैं जज्बात में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसीलिए फिर मैं बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। मैंने कहा, दुआ जब तक तुम चाय लाओ। मैं आके बैठा ही था कि दरवाजे पे बेल बजी। दुआ ने दरवाज़ा जाके खोला तो दुआ की अम्मी और मेरा दोस्त सामने खड़े थे। वो अंदर आए तो मुझे देखा और मेरे दोस्त ने कहा, कामरान यार, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने यहाँ मेरा वेट किया। मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, वो मेरी भी बहनों जैसी है, वो अकेली थी घर पे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। चलो तुम लोग आ गए हो, अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर आया तो तकरीबन रात हो गई थी। बन्नी और अम्मी किचन में खाना बना रही थी। अब्बू, चाचू और आसिफ भाई टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे थे और किंजा अपने कमरे में थी।
पता नहीं क्या कर रही थी। फिर इसी तरह रात के तकरीबन 10 बज गए। अम्मी ने खाना लगाया और फिर किंजा भी आ गई। हम सब ने मिल के खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, अम्मी आप चाय बना दें। जब तक अम्मी ने कहा, सारा दिन घर के काम करके थक गई हूँ, तुम बन्नी को बोलो। बन्नी भी सारी बातें सुन रही थी तो कहने लगी, हाँ हाँ मैं ही बना के लाती हूँ, आप परेशान ना हो। फिर बन्नी किचन में चाय बनाने चली गई। अब्बू और चाचू अभी तक बैठ के गपशप कर रहे थे। अब मैं बोर हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हमारे दरवाजे की बेल बजी। अम्मी ने कहा कि कामरान बेटा जाओ देखो रात के इस वक्त कौन आया है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप किंजा को भेजें। किंजा जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई, एक ज़ोरदार चीख मेरे कानों में सुनाई दी। जब तक मैं उठता मैंने देखा कि 4-5 लोग एकदम हमारे घर के अंदर घुस आए और अपने चेहरे भी नकाब से छुपाए हुए थे। उन्होंने आते ही अब्बू पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और चाचू पे भी। साथ में मुझे भी धक्के दे रहे थे। बस वो यही कह रहे थे कि सारे घर वाले एक कमरे में चलो। वो सब लोग हमें बन्नी के कमरे में ले गए। फिर उनमें से एक मेरे अब्बू के पास आया और कहा, बता कहाँ है वो रकम जो तू इस्लामाबाद से लाया है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो किस रकम की बात कर रहे हैं। अब्बू इस्लामाबाद से रकम क्यों लाएंगे। अब्बू ने कहा कि मेरे पास कोई रकम नहीं है, आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने फिर अब्बू पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और फिर बार बार पूछते रहे कि बता वो रकम कहाँ है। पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे, एक एक कोने को तलाश कर रहे थे। अब हम सब घर वाले एक ही कमरे में थे और हम सब डरे हुए थे। तकरीबन वो 5 लोग थे और सबके हाथ में एक एक गन थी। एक के हाथ में तो बड़ी गन थी। वो बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने थक हार कर किंजा को हाथ से पकड़ा और अब्बू को कहा कि तुमने अगर रकम ना दी तो तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लेंगे, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और फिर उन्होंने धक्का देकर किंजा को नीचे फर्श पे गिरा दिया और एक बंदा उस पे झपट पड़ा। वो जैसे ही झपटा तो अब्बू ने कहा, रुको रुको मैं बताता हूँ। फिर अपने कमरे में गए। उसमें से एक बंदा भी अब्बू के साथ गया और अब्बू एक बैग लाए। मैंने उसमें देखा तो बहुत सारे पैसे थे। वो एक बैग अब्बू ने उनके हवाले कर दिया। वो बोल रहे थे कि और पैसे कहाँ हैं, ये कम है। मेरा अब्बू बोल रहा था कि यही पैसे मैं लाया हूँ। जिसने भी आप लोगों को बताया है उसने ये भी बताया होगा कि मैं कितने पैसे लाया हूँ। गिन लो, ये पूरे 50 लाख हैं। अब छोड़ दो मेरे घर वालों को और चले जाओ। उसमें से एक शख्स ने कहा कि हाँ ये 50 लाख ही लाया है। अगर ये 50 पूरे हैं तो उन लोगों ने वो नोट हमारे सामने गिनना शुरू कर दिए। तकरीबन 20 मिनट तक वो गिनते रहे और फिर कहा कि हाँ ये पैसे पूरे हैं। लेकिन इसमें से एक शख्स उठा। उसने कहा, तुमने हमारे साथ बहुत टाइम ज़ाया किया है और तुमने हमें बहुत घुमाया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और फिर मेरी छोटी बहन किंजा को पकड़ लिया और अम्मी के कमरे में ले जाने लगा। तो सब घर वालों ने कहा, नहीं इसको छोड़ दो। मेरी अम्मी उनके पैर पड़ गई कि मेरी छोटी बेटी है, इसको छोड़ दो, उसके साथ कुछ ना करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। फिर उस शख्स ने कहा कि आंटी आप भी बहुत खूबसूरत हैं, फिर आप आ जाएं कमरे में खुशी खुशी, फिर हमें भी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिल में डर भी रहा था और शर्मिंदा भी हो रहा था क्योंकि मेरा चाचू ये सारा मंजर देख रहे थे। अगर आज मेरी अम्मी की इज़्ज़त लुट गई तो हम सारे ख़ानदान में बदनाम होने वाले थे। फिर मैंने उस अंकल से कहा, अंकल मेरी अम्मी को छोड़ दें, आप ऐसा ना करें। उस अंकल ने कहा कि तुम अपने अब्बू से पूछो, उसने हमें इतना क्यों परेशान किया। आते ही अगर हमें पैसे दे देता तो हम ये कीमत ना वसूल करते। खैर फिर एक बंदे ने अम्मी को हाथ से घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और फिर कहा कि इन सब पे नज़र रखो। फिर 3 बंदे हमारे साथ रुक गए। 2 बंदे अम्मी के कमरे में चले गए। तकरीबन 5 मिनट बाद अम्मी के कमरे से अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई और फिर 15-20 मिनट के बाद वो शख्स वापस हमारे कमरे में आए और उनको कहा कि तुम तीनों एक साथ चले जाओ
تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ امی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر ان تینوں نے مل کر ایک ساتھ امی کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ امی کے ساتھ میچ کھیلتے رہے اور ہمیں بھی اس چیز کی آوازیں آتی رہی۔ اب ہم سب گھر والے اپنا سر نیچے کر کے ڈر اور خوف کے مارے کھڑے رہے۔ پھر وہ واپس آئے اور ہمیں کہا کہ خبردار، کسی نے ہوشیاری کی، اور پھر وہ سارے ہمارے گھر سے واپس چلے گئے اور پھر ہم فوراً امی کے کمرے میں گئے تو امی ابھی بھی ایسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ابو نے ہم سب کو اس کمرے سے باہر بھیج دیا۔ پھر میرے ابو نے میری امی کا حلیہ درست کیا، پھر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ مجھے ابو پہ غصہ آ رہا تھا کہ ابو اگر اتنا سارا کیش لائے تھے تو گھر لانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر گھر لے بھی آئے تھے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں، اور یہ کس چیز کے پیسے تھے۔ ابو آ کے بیٹھے ہی تھے۔ میں نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ میں نے کہا ابو، آپ یہ پیسے کہاں سے لائے تھے؟ ابو نے کہا کہ یہ میرے باس کے پیسے ہیں، اس نے مجھے اسلام آباد میں دیے تھے اور میں نے یہ سب ان کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کروانے تھے۔ پتہ نہیں کس نے ان کو مخبری کر دی ہے۔ اب میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے نوکری سے نکال نہ دے، یا مجھ پہ اب انکوائری بیٹھے گی، شاید میں نے کوئی کرپشن کی ہے۔ اب ہم سب گھر والے پریشان تھے، اور پھر چاچو اور آصف بھی بول رہے تھے کہ یار اچھا شکر ہے کہ ہم میں سے سب زندہ ہیں، ہم سب کی جان بچ گئی ہے، خیر ہے، یہ سارا سامان تو واپس بن جائے گا۔ پھر ابو نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے باس کو کال ملا دی، پھر ان کو یہ ساری کہانی سنائی کہ ہمارے گھر میں آج کیا ہوا ہے۔ پھر باس ابو پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مخبری نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اتنا خفیہ طریقے سے وہ رقم دی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں سے بھی لاؤ، وہ رقم ہمیں دو، یہ سرکاری رقم ہے، یہ سرکاری کھاتے میں جمع کرانی ہے، ورنہ تمہاری نوکری تو جائے گی ہی۔ اب ابو ڈر رہا تھا، ہم سارے گھر والے پریشان تھے، میرے سارے سپنوں پہ پانی پھرنے والا تھا۔ میں نے کیا کیا خواب سجائے ہوئے تھے کہ میں لاہور جاؤں گا، چاچو کی بیٹی اور اپنی چچی کے ساتھ سکون حاصل کروں گا، اور اپنے دوست کی بہن دعا کے ساتھ بھی۔ پھر ابو نے فون بند کر دیا۔ میں نے ابو کو کہا، ابو ہمیں نہ پولیس کو بلانا چاہیے، پولیس آئے گی اور اس معاملے کی انکوائری کرے گی، آپ کے پاس بھی کوئی پروف ہو۔ پھر میں نے ابو سے موبائل لے کر 15 پہ کال کی تو 15 سے 20 منٹ بعد پولیس والے بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ابو نے جب بتایا کہ کتنے پیسے لائے تھے، پولیس والے الٹا ابو سے سوال جواب کرنا شروع ہو گئے، اتنے پیسے کہاں سے لائے تھے اور گھر کیوں لائے تھے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ ابو نے کہا کہ وہ سرکاری رقم تھی اور میں خود بھی ایک سرکاری ملازم ہوں، صبح میں نے وہ جمع کرانے تھے۔ خیر ابو اور چاچو پولیس والوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے گئے رپورٹ درج کرانے۔ اب گھر میں امی، میری بہنیں اور آصف بھائی موجود تھے۔ سب لوگ آج بہت پریشان تھے۔ پھر رات کو 2 بجے ابو اور چاچو واپس آ گئے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، پھر میں یہی سوچتا رہا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بالآخر صبح بھی ہو گئی۔ صبح مجھے بنی اٹھانے آئی، تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نیچے آیا تو سب گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ابو ابھی تک پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر ابو نے باس کو دوبارہ کال کی اور کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور آ کے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر ابو آفس چلے گئے۔ اب گھر میں آصف، چاچو اور ہم سب گھر والے موجود تھے۔ چاچو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آصف کی نوکری تو مشکل لگتی ہے، اب آپ کے ابو کی نوکری بچ جائے یہی کافی ہے۔ پھر چاچو نے کہا کہ تمہارے ابو آ جائیں، ہو سکتا ہے ہم آج شام کو لاہور واپس چلے جائیں۔ پھر ابو بھی شام 5 بجے گھر واپس آ گئے اور آ کے بتایا کہ مجھ پہ ایک انکوائری بیٹھ گئی ہے، اب یہ انکوائری ہوگی، پتہ نہیں مجھے نوکری سے بھی معطل کر دیا ہے، جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی میں گھر پہ ہی رہوں گا۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ اب میں گھر پہ امی یا اپنی بہن کے ساتھ وہ سکون حاصل تو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں لاہور بھی نہیں جا سکتا، ابو کو کیا بولوں گا، انہی سوچوں میں گم تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا
कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से 20,000 रुपये लेके चाचू वालों के साथ लाहौर चला जाऊं। अब्बू को कहूँगा कि कुछ दिन में लाहौर जाता हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा और ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि लाहौर में मुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए। फिर मैंने डरते डरते अब्बू को बोला, अब्बू चाचू वाले आज लाहौर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कामरान, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तुम घूमने की बातें कर रहे हो। मैंने कहा अब्बू घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैंने अम्मी को बताया था मेरा एक लाहौर में दोस्त है, वो एक अच्छे ऑफिस में जॉब करता है, उसने मेरी भी नौकरी की वहीं बात की हुई है और अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं आसिफ भाई की भी लगवा दूंगा। और फिर चाचू कहने लगे कि हाँ हाँ कामरान बेटा, तुम हमारे साथ चलो, अगर लाहौर में नौकरी लग गई आसिफ की, ये तो और भी अच्छी बात है। अब्बू ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त से ले लूँगा। फिर मैंने फ़ोन निकाला, फिर मैंने उस दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि वो दोस्त मेरा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैंने उसे एक मजबूरी का बहाना बनाया कि लाहौर मेरी चाची की तबीयत ख़राब है, मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कोई बात नहीं, आओ मुझसे पैसे ले जाओ। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाली और अपने दोस्त की तरफ निकल गया। घर के बाहर जाके मैंने फ़ोन किया। उसने कहा कामरान बाहर क्यों रुके हुए हो, अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे वापस जाना है, हो सकता है चाचू वाले आज चले जाएं तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। फिर मेरे दोस्त ने अपना पॉकेट निकाला, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा फ़िलहाल तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे दोबारा मांग लूँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। मैं जल्दी से लेके घर आ गया। मैं घर आया तो चाचू वाले भी अपना सामान पैक कर रहे थे और वो भी जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा चाचू रुकें, मैं भी अपना सामान पैक करके आता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आया, वॉशरूम में फ़्रेश हुआ, फिर मैंने अपने 2-3 कपड़े बैग में डाले। फिर मैं भी नीचे आया। चाचू वाले और मैं ट्रेन स्टेशन चले गए। वहाँ से जाके हमने ट्रेन की टिकटें वगैरह ली और हमें टिकट मिल भी गई। फिर मैंने घर अम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा अम्मी अब आपको पता है कि हमारे घर इतनी परेशानी आ गई है और वैसे भी अब्बू को ऑफिस से निकाल दिया है, वो सारा दिन घर पे होंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। आप परेशान ना होना, मैं आपसे डेली फ़ोन पे बात करूँगा। और हाँ, हमें टिकट भी मिल गई है, अब तो हम सुबह लाहौर पहुँच के मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। यह हादसा तो हमारे साथ कुदरती हुआ था, लेकिन मैं लाहौर हर हाल में जाना था। अगले दिन हम लाहौर पहुँच गए। फिर हमने एक रिक्शा कराया। फिर मैं चाचू के घर पहुँच गया। चाचू के घर पहुँचा, हमने बेल बजाई तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने बहुत ही खूबसूरत दुबली पतली सी लड़की खड़ी थी। मैंने देखा तो मेरे चाचू की बेटी आमना थी। उसने मुझे सलाम किया, कहा कामरान भाई आप भी आ गए हैं, आइए आइए। फिर हम सब लोग उनके घर चले गए। चाचू की बेटी आमना तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र जैसी मेरी चाची पे पड़ी, वो तो कमाल की खूबसूरत थी। उनके गुब्बारे इतने बड़े थे कि झूल रहे थे, रंग इतना गोरा चिट्टा और उनके बाल कमर से भी नीचे आ रहे थे। वो तो मुझे आमना से भी ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। मेरी नज़र जैसे उस पर गई, मेरी नज़र कुछ देर के लिए रुक गई। फिर मैं अपने होश में दोबारा आया, क्योंकि चाचू और घर वाले सब वहीं पे मौजूद थे। मेरे दिल में वो सारा प्लान, वो सारे जज्बात फिर से जागने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि चाचू और आसिफ ने मेरी बहन के साथ वो काम किया है, मैं भी जब तक ये काम नहीं कर लूँगा मैं उनके घर से नहीं जाऊँगा। फिर दोपहर का खाना चाची ने बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा कोरमा बनाया हुआ था। हमने खाना खाया और फिर चाची ने कहा कामरान कल जो तुम्हारे घर हादसा हुआ है उसके बारे में तुम्हारे चाचू ने बताया है मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा हाँ चाची, बस तकदीर की करनी कौन टाल सकता है। मैं खाना खा रहा था, मैं नोट कर रहा था कि आमना मुझे बार बार घूर रही है। शायद मैं उसे अच्छा लग रहा था, या शायद ये उम्र ही ऐसी थी। इस उम्र के हर लड़के लड़की को देख के दिल में कुछ न कुछ होता है, लेकिन मेरे दिल में आमना से ज़्यादा चाची से अट्रैक्शन आ रही थी। फिर मैंने चाची से पूछा, मैंने कहा चाची
मुझे कौन सा कमरा दे रही हैं? हम थके हुए हैं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर एक ऊपर अलग कमरा बना हुआ था, जिस तरह मेरे घर में था। चाची ने कहा कि तुम ये कमरा रख लो, जब तक तुम लाहौर हो तुम यहीं रहना, और साथ में तुम्हारे आसिफ भी सोएगा। मैंने कहा नहीं चाची, मैं अकेला ही रहने का आदी हूँ। आसिफ को प्लीज़ आप नीचे कोई कमरा दे दें। आपका इतना बड़ा घर तो है, आप लोग कितने? सिर्फ 4 अफराद हैं। मेरी चाची ने कहा कि 4 नहीं 5, एक नौकरानी भी तो है। मैंने कहा नौकरानी? वो तो नज़र नहीं आ रही, शाम को खाने के लिए कुछ लेने गई है, वो भी हमारे साथ यहीं रहती है। मैंने कहा कुछ भी है चाची, मैं अकेला ही रहूँगा, क्योंकि मैं दिल में सोच रहा था कि मैं चाची और आमना के साथ वो काम करूँगा तो मुझे एक अलग कमरा भी तो चाहिए होगा। चाची ने कहा कि अच्छा ठीक है कामरान, तुम इतने अरसे बाद लाहौर आए हो और जब तक चाहो तुम रहो, ये कमरा आज से तुम्हारा हुआ। फिर मैं उस कमरे में जाके वॉशरूम में चला गया। फिर मैं फ्रेश हुआ, उसमें एक बेड बिछा हुआ था, शायद वो कमरा आसिफ का था। फिर मैंने आराम किया। फिर शाम के 7 बज रहे थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने जैसे ही देखा तो 30 से 35 साल की एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं इस घर में काम करती हूँ और आपको मैडम नीचे बुला रही हैं, चाय बनाई हुई है, आइए आप भी चाय पी लें। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं मुंह धो के आता हूँ। फिर मैं नीचे आया तो सब लोग चाय पी रहे थे। चाची ने कहा कि आओ कामरान, चाय पी लो और बताओ कि आज रात तुम क्या खाओगे। आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। तुम इतने अरसे बाद लाहौर आए हो, हमें भी खिदमत का मौका दो। हो सकता है कि हम भी कभी कराची आएँ तो हमारी भी खिदमत में कोई कमी ना छोड़ना। मैंने कहा हाँ हाँ चाची ज़रूर, बल्कि ऐसा करते हैं कि अभी वापसी पे आप मेरे साथ चले चलना और मैं आपको कराची भी घुमा दूंगा और आपकी यह खिदमत का बदला भी चुका दूंगा। चाची फिर मुस्कुराना शुरू हो गई। उसने मेरी बात मजाक में टाल दी। मैंने कहा चाची आप ऐसा करें कि आज आप अपने हाथ की बिरयानी बना दें। कराची में तो हमने बहुत बिरयानी खाई है, लाहौर की बिरयानी देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। फिर चाची किचन में चले गई और वो नौकरानी उनके साथ हाथ बटा रही थी। फिर मैं पानी पीने के बहाने किचन में गया। मैं पानी पी रहा था और चाची के पीछे वाला हिस्सा भी देख रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर हाथ लगाऊं। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। दोस्तों, मैंने अपने दूसरे चैनल पे ये बात बताई है, मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके अब्बा और दादा हकीम थे, लेकिन वो मेरा दोस्त किसी वजह से हकीम नहीं बना। वो कोई और काम करता है, ऑफिस टाइप की जॉब है उसके पास, लेकिन वो हथियार की दवाई बनाता है। मुझे काफ़ी अरसे से, हालांकि काफ़ी सालों का दोस्त है, मुझे काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मेरे पास हथियार बनाने का बहुत अच्छा नुस्खा है। तो मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे वो यही कह रहा था कि मैं यूट्यूब पे उसका वो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था कि यार इस तरह के नुस्खे काम नहीं करते, और मैंने खुद भी काफ़ी सारे ट्राई किए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे में कोई मसला है, लेकिन वो कभी कभी बंदा चाहता है ना कि ज़्यादा देर मैच खेला जाए या ज़्यादा पुरजोश तरीके से, उसमें ताकत डबल हो जाती है। तो इसलिए इस तरह का मैं नुस्खा ढूंढ रहा था और काफ़ी सारे हकीमों को मैंने ट्राई किया और बड़ी महंगी महंगी मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन आप यकीन करें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता था। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। मेरा एक और दोस्त था जिसने 20 साल से शादी नहीं की थी। उसने मुझे बताया नहीं था, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसके हथियार में सख्ती नहीं आती थी, वो बिल्कुल ढीला ढाला और पूरा वो जोश पे नहीं आता था। तो उसने मेरे उस दोस्त को बताया, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है, एक दो दफ़ा उससे मिले तो उसने उसको नुस्खा दे दिया। तो आप यकीन करें दोस्तों, अभी उन दोनों ने मुझे बताया कि जो 20 साल से, उसकी उम्र भी बहुत हो गई और वो घर से समझ लो रूठ के आया हुआ था। इसी वजह से घर वाले उस पर प्रेशर दे रहे थे कि शादी कर लो, लेकिन वो क्या बताता।
تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف 10 دن کے استعمال سے وہ نسخہ اس نے استعمال کیا، وہ کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا، صرف 10 دن کے استعمال سے اسے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فٹ فاٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اب وہ شادی بھی کر رہا ہے، کافی ساری لڑکیاں بھی ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں، اور گھر والوں سے بھی اس نے دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ حالانکہ اس کی والدہ بھی فوت ہوئی، وہ تب بھی نہیں گیا، شاید اسی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے اتنی تعریف کی کہ ایک بالکل بیکار بندہ جس کے ہتھیار میں بالکل جان نہیں تھی وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائی کیا جائے۔ تو میں نے اس سے ایک نسخہ لیا۔ اس نسخے کا کھانے کا طریقہ کار 2 ہیں، ایک کورس کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرا اگر وقتی طور رزلٹ چاہیے، یقین کریں 20 منٹ کے اندر اندر رزلٹ ملتا ہے۔ تو مجھے تو وقتی طور چاہیے تھا کیونکہ مجھ میں اور مسئلہ نہیں تھا، تو میں نے وہ کھا لیا۔ آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ اس میں رزلٹ ہوگا۔ اس بندے نے کہا کہ تم گھر جانے سے پہلے پہلے یہ تمہارا کھڑا ہو جائے گا، تو ہوا بھی وہی۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے تھوڑا وہ ایک نسخہ دیا اور میں نے وہیں پہ کھا لیا، اور رات گھر آنے سے پہلے پہلے نہ میرا کھانے کو دل کر رہا ہے نہ کسی چیز کا، صرف ایک ہی چیز کا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح سکون حاصل کیا جائے۔ اور پھر میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اور یقین کریں دوستو، مر کے اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وہ رات میں نے گزاری، میں نے اتنا اس سے فائدہ اٹھایا، جو پوری میری شادی کے ایکسپیرینس میں ایسا میچ میں نے نہیں کھیلا جو اس رات میں نے کھیلا۔ اور یقین کریں پوری رات وہ کھڑا رہا، وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور پھر ایک میچ صبح کھیلا۔ تو میں تو اس چیز کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہوں کہ یار واقعی اتنے جھوٹے لوگوں کے بیچ میں اس کا نسخہ کمال کا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ نسخہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس نے مجھے نہیں بتایا، اس نے کہا یہ میرے باپ دادا کی پراپرٹی ہے اور اس کے پاس بہت سارے نسخے ہیں، تو اس نے یہ نسخہ بنایا ہوا ہے اور وہ چند ایک لوگوں کو سیل بھی کر رہا تھا۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم یوٹیوب پہ کام کرتے ہو، لوگوں کو کہو کہ وہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، وہ تو اتنا چیلنج کر رہا تھا کہ بالکل بندہ فارغ ہو گیا ہو نا، جس کا بالکل ہوتا ہی نہ ہو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور قوت باز جس کو کہتے ہیں کہ جس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا، تو یہ بہت جلدی موڈ بن جاتا ہے، اور اتنا موڈ بنتا ہے کہ بندے کو جس طرح بھوک لگتی ہے نا شدید، اس سے زیادہ خطرناک اس کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ تو خیر اس کی جتنی تعریفیں کی جائیں گی وہ کم ہے۔ نمبر نیچے چل رہا ہوگا آپ کی اسکرین پہ، وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے میرے دوست کا، وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ دوائی چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو گھر بیٹھ کے ملے گی، لیکن اس کی پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، وہ میری گارنٹی پہ ہوگی۔ میں آپ کو 2 اس میں گارنٹیاں لیتا ہوں، ایک آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، آپ کی پیمنٹ ضائع نہیں ہوگی، دوسرا اگر وہ نسخہ آپ کو فائدہ نہ دے پیمنٹ میں ریٹرن کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے بہت سارے چینل ہیں، آپ صرف ایک کمنٹ کر دیں گے کہ وہ نسخے نے مجھ پہ اثر نہیں کیا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کی پیمنٹ اسی وقت میں ریٹرن کروں گا، یہ ثبوت کے طور پہ رکھ لو، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس میں رزلٹ ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی یقیناً اس چیز کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے تو نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، وہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اس کو ہم سمجھ لیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں۔ میں خود اس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ پہ کام سمجھ لو کر لیا ہے۔ اگر تو آپ دوستوں کا اچھا رسپانس آیا، ہم اپنے اس نسخے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروائیں گے، اور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل سے پوچھی، سب کچھ سمجھ لو میری گارنٹی پہ ہوگا۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ دوستو۔